हवाओं के सहारे उड़ान मत भरना मेरे भाई, हवाओं के सहारे उड़ान मत भरना मेरे भाई, अपने पंखों पर यकीन करना सीख लो। टकरा के चट्टानों से हवा लौट आती हैं, खुद की लिखी किस्मत ना हो तो मिलती हैं, जो दुआ वो भी लौट आती है। यस, नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त गणेश सुमन स्वागत करता हूं आज के इस मिस्टर इंडिया सीरीज में। और बिल्कुल बेहद शानदार तरीके से, बेहद अच्छे तरीके से आपका स्वागत करता हूं। और आज अपन बिल्कुल पढ़ने वाले GBS गुलेन बार सिंड्रोम के बारे में। और ये भाई साहब का चेहरा लटका हुआ है, इस चेहरे को अपन इस तरीके से स्माइल में बदल देंगे। आज अपन GBS पढ़कर और इसका ट्रीटमेंट करके ट्राई करेंगे सिर्फ अपन कोशिश कर सकते हैं भाई इस चेहरे को बेहद शानदार तरीके का बनाने के लिए। तो बिल्कुल शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक का। लंबी क्लास होने वाली है, बेहद शानदार तरीके से डील करूंगा, लास्ट तक मेरे साथ में बिल्कुल बने रहें। और अभी तक अपने दोस्तों तक शेयर नहीं किया है मेरे भाई, तो कर दो। अपने दोस्तों को, अपने भाइयों को, अपनी बहनों को, और सबसे इम्पोर्टेंट अपनी गलतफहमी को भी शेयर कर दो मेरे भाई। अपनी गलतफहमी मतलब GF का फुल फॉर्म होता है गलतफहमी, और उसी का फुल फॉर्म होता है गर्लफ्रेंड फरार होती है मेरे भाई। एड्रेनल ग्लैंड जो होती है वहाँ पर उसके पार्ट होते हैं, वहाँ से रिलीज़ होने वाली जो सेल होती है उसके काफ़ी अलग अलग डिफरेंट टाइप होते हैं, वो होते हैं GF फरार। उस पे बारे में अपन लंबी डिटेल में कभी बात करेंगे। अभी फ़िलहाल के लिए अपन बात करते हैं GBS गुलेन बार सिंड्रोम के बारे में। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेरे भाई, ध्यान से समझना है इसके बारे में। अपन फिर लास्ट में क्वेश्चन भी डील करने वाले हैं, ठीक है। क्वेश्चन भी डील करेंगे और टॉपिक भी कंप्लीट करेंगे बेहद शानदार तरीके से। मेरे साथ लास्ट तक बने रहें तो चलिएगा। इसके बारे में कुछ की पॉइंट पहले जान लेते हैं कि की पॉइंट क्या रहने वाला है। इट इज़ एन AIDP क्या होता है। अब आप पूछोगे AIDP क्या होता है, चलो मैं बता देता हूँ आपको। AIDP क्या होता है, इसका मतलब होता है मेरे भाई एक्यूट। क्या होता है इसका मतलब मैं आपको बता देता हूँ। एक्यूट इन्फ्लामेटरी क्या होता है, एक्यूट इन्फ्लामेटरी। भाई क्लास को बिल्कुल मैक्सिमम लोगों तक पहुंचा दो, लंबी क्लास होने वाली है, शायद 1 या 1.5 घंटे की क्लास होने वाली है आज की। तो AIDP का मैं बता रहा था आपको, एक्यूट इन्फ्लामेटरी डीमाइलिनेटिंग, एक्यूट इन्फ्लामेटरी डीमाइलिनेटिंग पॉली। काफ़ी अच्छी चीज़ें मैं आपको आज बता के जाऊँगा, और अब वो चीज़ें भी बताऊंगा जो आपने कभी सुनी भी नहीं होगी आज दिन तक, ठीक है। अगर आप सुनी होगी तो सिर्फ आप MBBS होने वाले हो, ठीक है। आज बताने वाला हूँ AIDP का, एक्यूट इन्फ्लामेटरी डीमाइलिनेटिंग पॉली रेडिकुलो न्यूरोपैथी। इसका मतलब होता है दैट present with in 2 to 4 weeks, ठीक है, ऑफ 2 to 4 week ऑफ। भाई ध्यान से सुन लेना, 2 to 4 week ऑफ रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम या फिर GIT की प्रॉब्लम, ठीक है भाई। AIDP की, इसको AIDP के नाम से भी जाना जाता है, जिसको बोलते हैं एक्यूट इन्फ्लामेटरी डीमाइलिनेटिंग पॉलीरेडिकुलो न्यूरोपैथी, जो प्रेजेंट होती हैं 2 से 4 सप्ताह के रेस्पिरेटरी और GI इन्फेक्शन के साथ में। अगर आप ध्यान से सुनना मेरी बात को, अगर आपको 2 से 4 सप्ताह का किसी भी प्रकार का रेस्पिरेटरी या फिर GI का इन्फेक्शन प्रेजेंट है, तो वो कंडीशन डील करने वाला है मेरे भाई GBS गुलेन बार सिंड्रोम। बहुत काफ़ी डिफरेंट कंडीशन है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि रेस्पिरेटरी किसी भी प्रॉब्लम में GBS होने वाला है, ठीक है। रेस्पिरेटरी की एक पर्टिकुलर बीमारी होती है, पर्टिकुलर GI की इन्फेक्शन में पर्टिकुलर बैक्टीरिया होते हैं, पर्टिकुलर वायरस होते हैं, जिन कंडीशन में GBS आपको देखने को मिलेगा। एक अच्छी बात और बता रहा हूँ मैं आपको, इसको ऑल्सो नोन एज पॉलीन्यूराइटिस के नाम से भी जाना जाता है। अब आप पूछोगे कि क्यों जाना जाता है पॉलीन्यूराइटिस के नाम से,
तो मैं आपको बिल्कुल बताऊंगा, ऐसा नहीं बोलूँगा दूसरे लोगों की तरह जो मार्केट में स्लाइडें लेके आते हैं और लिखे लाते हैं भाई पॉलीन्यूराइटिस का मतलब ये होता है झोड़े छाप की तरह, ठीक है। वो जो गांव में झोड़े छाप डॉक्टर बैठे रहते हैं वो बता देते हैं इस प्रकार से। भाई इसको पॉलीन्यूराइटिस के नाम से भी जाना जाता है। क्यों जाना जाता है वाई भाई? इसमें क्योंकि बहुत सारी नर्व डैमेज होती है, बहुत सारी नर्व अफेक्ट होती हैं, ठीक है। जीबीएस के अंदर बहुत सारी नर्व अफेक्ट होने को देखने को मिलती है आपको, इसलिए इसको पॉलीन्यूराइटिस के नाम से भी जाना जाता है। मैनी मोर नर्व आर अफेक्टेड इन दिस कंडीशन, ठीक है। मैनी मोर नर्व आर अफेक्टेड एंड इन्फ्लामेशन भी होता है मेरे भाई नर्व का, इसलिए इस डिजीज़ को पॉलीन्यूराइटिस के बारे में जाना जाता है। दो बातें मैंने बताई आपको मेरे भाई, जल्दी से रिवाइज करेंगे मेरे साथ में फटाफट से। AIDP बताया, पॉलीन्यूराइटिस बताया, और थर्ड नाम बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुन लेना मेरी बात को। ऑल्सो नोन एज लैंड्रिस पैरालिसिस। अब ये मत पूछना कि लैंड्रिस पैरालिसिस क्या होता है। अब मैं आपसे पूछूंगा कि लैंड्रिस पैरालिसिस क्यों बोला जाता है, ये आपको बताना है मुझे, ठीक है। ये आप बताओगे मुझे कि लैंड्रिस पैरालिसिस क्यों बोला जाता है। ये बी पे अभी आगे के लिए अगर मैं बात बोलूँगा आपको डील करके तो आप समझ जाओगे कि इसको लैंड्रिस पैरालिसिस के नाम से भी क्यों जाना जाता है और किस लिए जाना जाता है। बिल्कुल मुद्दे की बात है, बिल्कुल शानदार क्लास और शानदार कंटेंट के साथ में आपके साथ में आया हूँ, डील करके सब कुछ बताने वाला हूँ। MSN मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग की सबसे शानदार और सबसे खतरनाक बीमारी है मेरे भाई GBS, जहाँ पर पेशेंट बैठा बैठा रेस्पिरेटरी अरेस्ट हो जाता है, ठीक है मेरे भाई। अब मैं बता देता हूँ कि लैंड्रिस पैरालिसिस क्यों होता है इसके नाम, क्योंकि ये लैंड्रिस पैरालिसिस मेरा भाई इसका पुराना नाम है। जैसे सीजोफ्रेनिया का पुराना नाम था ना, जैसे सीजोफ्रेनिया का पुराना नाम था, वैसे ही इसका GBS का पुराना नाम है लैंड्रिस पैरालिसिस, ओल्ड नेम ऑफ GBS मेरे भाई। क्यों होता है? क्योंकि इसमें रैपिडली प्रोग्रेसिव प्रॉब्लम होती है मेरे भाई, रैपिडली प्रोग्रेसिव चलेगा क्या, रैपिडली प्रोग्रेसिव प्रॉब्लम होती है यहाँ पर देखने को मिलती है। रैपिडली प्रोग्रेसिव असेंडिंग पैरालिसिस देखने को मिलता है आपको। यहाँ पर क्या मिलता है? असेंडिंग पैरालिसिस। असेंडिंग का मतलब मेरे भाई असेंड कर रहा है, नीचे से ऊपर चढ़ रहा है, नीचे से ऊपर चढ़ रहा है, यानी कि नीचे, यानी कि पहले पेरीफ्री में पहले प्रॉब्लम होने वाली है, फिर ऊपर चढ़ेगा और लास्ट में चढ़ते चढ़ते मेरे भाई आपके डायफ्राम को अगर गलती से इसने पकड़ लिया तो राम राम सत्य हैं। बिल्कुल ये यहाँ पर देखने को मिलेगा। अगली बात करेंगे अपन मेरे भाई डिजीज़ के बारे में, और डिजीज़ किसकी होती है, ये GBS किसकी डिजीज़ होती है मुझे बता दो। अब आप फटाफट से डील करके मैं आपको बताने वाला हूँ डिजीज़ किसकी होती है भाई। PNS पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की डिजीज़ होती है मेरे भाई। किसकी होती है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की डिजीज़ होती है। अब मैं कंप्लीट डिटेल के साथ में आपको डील करके बताऊंगा। अभी तक तो अपन टर्मिनोलॉजी के बारे में बात कर रहे थे। कुछ ऑल्सो नोन एज फलाना के नाम से जाना जाता है, और फलाना के नाम से जाता है, और फलाना के नाम से जाना जाता है मेरे भाई। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की डिजीज़ होती है जिसमें स्पाइनल नर्व आती है, और क्या आती है, अरे बता दो भाई मेरे भाई, बता दो क्या आती है। स्पाइनल नर्व आती है और क्रेनियल नर्व आती है मेरे भाई। क्या आती है? स्पाइनल नर्व आती है और क्रेनियल नर्व आती है। लंबी क्लास चलने वाली है, बिल्कुल अपने दोस्तों तक बिल्कुल शेयर करें, आपके लिए मेहनत जारी है। कंटेंट बहुत शानदार है, इसमें क्वेश्चन भी डील करने वाले हैं आज अपन, ठीक है चलेगा। क्या प्रॉब्लम हो गई मेरे भाई? डिजीज़ ऑफ, चलो चलेगा आगे की डील करते हैं भाई कंप्लीट। अब डेफिनेशन, प्रॉपर डेफिनेशन की बात कर लेते हैं कि होता क्या है एक्चुअल में, प्रॉब्लम क्या हो रही है यहाँ पर। GBS के भीतर डीमाइलिनेशन ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का हो रहा है। क्या हो रहा है यहाँ पर? हो रहा है मेरे भाई डीमाइलिनेशन ऑफ PNS। डीमाइलिनेशन का मतलब होता है मेरे भाई किसी भी प्रकार का डैमेज, डीमाइलिनेशन होता है। इसका मतलब होता है मेरे भाई GBS के अंदर क्या होने वाला है, डिक्रीज हो जाती है जो स्वान सेल होती है ना, स्वान सेल होती है सेंटर, जो स्वान सेल होती है नर्वस सिस्टम में मेरे भाई, वो डिक्रीज हो जाती हैं। अब स्वान सेल का काम क्या होता है वो आप मुझे बताने वाले हो, ठीक है। स्वान सेल का काम क्या होता है वो आप मुझे बताने वाले हो। चलो आप तो बताने वाले हो नहीं मुझे, तो मैं ही बता देता हूँ आपको भाई। ये फॉर्मेशन करती हैं
फॉर्मेशन ऑफ PNS यानी कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की माइलिन सीट जो होती है मेरे भाई वो फॉर्म होती हैं किसके द्वारा? स्वान सेल के द्वारा। स्वान सेल होती है मेरे भाई नर्वस सिस्टम में, ठीक है। स्वान सेल होती है नर्वस सिस्टम में जो माइलिन सीट बनाती है किसकी? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की, जो डिक्रीज हो जाती है, इसीलिए बोला जाता है कि डीमाइलिनेशन ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब यहाँ पर सेकंड बात करने वाले हैं मेरे भाई, इंक्रीज हो जाती है एस्ट्रोसाइट। क्या हो जाती है? एस्ट्रोसाइट। एस्ट्रोसाइट इंक्रीज हो जाएगी मेरे भाई, तो ये फाउंड होती है कहाँ पर पाई जाती है? सबसे ज़्यादा नंबर में पाई जाती है मेरे भाई नर्वस सिस्टम में। इसको स्टार सेप सेल कहते हैं मेरे भाई। ये हेल्प करती है मेटाबॉलिज्म में, किसके? ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म में। ये ब्लड ब्रेन बैरियर को पास आउट करने में काम आती है। हेल्प टू मेंटेन इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, मेनली सोडियम का मेनली बैलेंस बनाने में काम आती है मेरे भाई। कौन सी? एस्ट्रोसाइट सेल। प्राइमरी फेगोसाइटिक सेल भी इसको बोला जाता है, मैंने आपके सामने लिख दिया, प्राइमरी फेगोसाइटिक सेल भी इसको बोला जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात मेरे भाई, ये सबसे लार्जेस्ट ग्लियल सेल होती है। स्टार मार्क क्वेश्चन है मेरे भाई, लार्जेस्ट ग्लियल सेल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट ग्लियल सेल? आपके सामने अगर पेपर वाले ने एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछ लिया तो आपको जवाब देना है लार्जेस्ट ग्लियल सेल इज द एस्ट्रोसाइल सेल। चलेगा, फटाफट से आगे बात करते हैं। एनाटॉमिकल डिफेक्ट हो जाता है मेरे भाई किस में? एनाटॉमिकल डिफेक्ट हो जाता है मेरे भाई, एनाटॉमिकल डिफेक्ट हो जाता है किस में होता है वो डील करके मैं आपको बताऊंगा। एनाटॉमिकल डिफेक्ट हो जाता है न्यूरॉन ऑफ एनाटॉमिकल डिफेक्ट हो जाता है न्यूरॉन ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के जो न्यूरॉन्स होते हैं उनमें, जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के न्यूरॉन होते हैं मेरे भाई, उनमें भीतर एनाटॉमिकली डिफेक्ट होने के कारण सिस्टम बेकार हो जाता है वहाँ का। जो लीड करता है मेरे भाई फंक्शन अल्ट्रेशन में, इन पेरीफ्री में, जो पेरीफ्री के जो फंक्शन होते हैं उनमें अल्ट्रेशन आ जाता है। किसकी वजह से? सिर्फ और सिर्फ एनाटॉमिकल डिफेक्ट ऑफ न्यूरॉन। किसकी वजह से? पेरीफेरी के जो न्यूरॉन होते हैं मेरे भाई उनके भीतर प्रॉब्लम आने की वजह से। अरे आई होप आपको कंटेंट पसंद आ रहा होगा। अपन बात करते हैं कोज के बारे में। कोज के बारे में बात करते हैं। कोज क्या क्या रहने वाले हैं डील करके कंप्लीट तरीके से आपके सामने बताने वाला हूं। और आई होप आपको कंटेंट पसंद आएगा मेरे भाई। ये एक ऑटो इम्यून बीमारी भी होती है जिसमें ऑटो इम्यून भी प्रॉब्लम होती है, ठीक है। ऑटो इम्यून भी प्रॉब्लम होती है और ये एक तरीके की किसी भी प्रकार की बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, उनकी वजह से भी होती है और एक ऑटो इम्यून की वजह से भी होती है, यानी कि अपने आप भी हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि किसी बैक्टीरिया वायरस की वजह से हो या फिर किसी वायरस की वजह से हो, ठीक है, या फिर पोस्ट वैक्सीनेशन भी हो जाता है कभी कभी ये, यानी कि रिस्क पोस्ट वैक्सीनेशन में भाई रिस्क होती है जिसको बोलते हैं पोस्ट वैक्सीनेशन जीबी सिंड्रोम, ठीक है। अभी के लिए इतना याद रखें कि यार्सिना पेस्टिस या फिर साल्मोनेला बैक्टीरिया जो होता है, साल्मोनेला टाइफी जो बैक्टीरिया होता है उसकी वजह से ये होता है, ठीक है। जीआई इन्फेक्शन की अगर अपन बात करें, जीआई इन्फेक्शन में मेरे भाई रोटा वायरस और सिगेला मोस्ट कॉमन होता है। क्या होता है? रोटा वायरस और सिगेला मोस्ट कॉमन होता है। और इसमें भी मेरे भाई अगर अपन बात करें तो कॉम्पेलोबैक्टर जेजुनी, जीआई इन्फेक्शन में डायरिया होता है। चलो मैं धीरे धीरे पढ़ाता हूँ भाई, आगे चल रहा हूँ मैं, लिखने से पहले मैं बोल देता हूँ। आई थिंक आपको समझ में नहीं आएगा तो मैं धीरे धीरे ही आपके सामने बोलूँगा, आप ठीक है, धीरे धीरे ही आपके सामने बात करूँगा मेरे भाई। डायरिया का कारण होता है रोटा वायरस या फिर सिगेला, ये यहाँ पर कारण होता है जीआई इन्फेक्शन में, ठीक है। अगर जीआई इन्फेक्शन में ही अगर डायरिया का अपन अगर बात करें अपन जीआई इन्फेक्शन में ही, तो कॉम्पेलोबैक्टर जेजुनी भी कारण होता है। कॉम्पेलोबैक्टर जेजुनी भी कारण होता है मेरे भाई। ये कहाँ से आता है? कंटामिनेटेड फूड से आता है। कंटामिनेटेड फूड से आता है। कोई भी किसी भी प्रकार का
कंटामिनेटेड अगर अपन फूड इंटेक करते हैं तो उससे ये अपने शरीर में प्रवेश कर जाता है और अपने शरीर में एंटर कर जाता है, उसकी वजह से भी आपको यह प्रॉब्लम यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाली है। ठीक है, अरे भाई बता दो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बता दो फटाफट से। जल्दी से बता दो मेरे भाई। अगली बात करने वाले रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के बारे में। रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन में मोस्ट कॉमनली एग्जांपल बताऊं तो न्यूमोनिया मेरे भाई, RSV और EBV यानी कि RSV यानी कि रेस्पिरेटरी सेंसाइटो। अच्छा, अपन बात करेंगे EBW यानी कि एप्सिन बार वायरस भी यहाँ पर कारण होता है। और मोस्टली अगर अपन बात करें मोस्टली सीन होता है मेरे भाई यंग एज में, यानी कि यंग एज के चिल्ड्रन में। ठीक है, माफ़ी चाहता हूँ, कुछ है मिस प्रिंटिंग हो गया था, माफ़ी चाहते हैं। अरे भाई हो जाती है गलती, है ना। ठीक है, मोस्टली सीन देखने को मिलता है मेरे भाई यंग एज के चिल्ड्रन में। और इसका अगला कारण क्या होता है मेरे भाई, वायरस की अगर अपन बात करें, वायरस की अगर अपन बात करें तो मेरे भाई साइटोमेगालो वायरस इसमें देखने को मिलता है, साइटोमेगालो वायरस इसमें देखने को मिलता है। और हर्पीस सिम्प्लेक्स इसमें देखने को मिलता है। और एड्स का जो वायरस होता है, HIV का जो वायरस होता है, एड्स का जो वायरस होता है, इसको वो भी इसमें देखने को मिलता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं आज अपन, अच्छे से डील करके इसको पूरा कंप्लीट डिटेल में मैं आपके सामने डील कर रहा हूँ मेरे भाई, अच्छे से समझ लेना। अभी तक अपन ने सिर्फ डेफिनेशन पढ़ी है, टर्मिनोलॉजी कुछ नाउन है, फलाना नाम से जाना जाता है, फलाना नाम से जाना जाता है, और कोज पढ़े हैं बस अपन ने। अगली बात करने वाले हैं मेरे भाई क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के बारे में अपन। ठीक है, सबसे पहले मेरे भाई यहाँ पर होता है DTR, डीप टेंडर रिफ्लेक्स। डीप टेंडन रिफ्लेक्स जो होता है मेरे भाई स्लगिस हो जाता है। स्लगिस का मतलब होता है स्लो, यानी कि कभी स्लो हो जाता है और कभी कभी तो एब्सेंट भी देखने को मिलता है। अरे समझ रहे हो मेरी बात को, कभी कभी तो एब्सेंट भी देखने को मिलता है। क्या, डीप टेंडन रिफ्लेक्स। ठीक है, अगली बात करेंगे असेंडिंग पैरालिसिस देखने को मिलेगा यहाँ पर आपको, असेंडिंग पैरालिसिस देखने को मिलेगा। और असेंडिंग पैरालिसिस में मेरे भाई बाइलेटरली हो सकता है, बाइलेटरली हो सकता है। बाइलेटरली का मतलब होता है दोनों, बोथ साइड में हो सकता है, कभी एक साइड में हो सकता है, कभी बोथ साइड में हो सकता है। ठीक है, असेंडिंग पैरालिसिस में मेरे भाई प्लेसिड पैरालिसिस देखने को मिलेगा आपको। प्लेसिड पैरालिसिस का मतलब होता है मेरे भाई जब आपकी मसल्स काफ़ी लंबे टाइम से कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाती है, मोस्ट आपके मसल से ब्रेन तक सिग्नल नहीं पहुंचाए जाते हैं, या फिर ब्रेन से मसल तक सिग्नल नहीं पहुंचने को इम्पॉसिबल हो जाते हैं, कोई डिफ़िकल्टी वहाँ पर आ जाती है, तो उसकी वजह से आपको प्लेसिड पैरालिसिस देखने को मिलता है, जिसके भीतर आपको एटोनिक और एरिफ्लेक्सिया आपको वहाँ पर देखने को मिलता है। इट अकर व्हेन योर मसल्स कैन नो लॉन्गर कॉन्ट्रैक्ट, या फिर मैसेज सेंट फ्रॉम ब्रेन, मसल्स आर इंटरप्टेड। ठीक है, चलो पानी पीने की ज़रूरत है, मैं पानी पीता हूँ, मैं लिखता जाऊँगा पानी पीने के साथ में, आप बिल्कुल रिवाइज करें इसको फटाफट से। मैसेज सेंड फ्रॉम मैसेज सेंड फ्रॉम ब्रेन, मसल्स आर इंटरप्टेड। भाई कभी कोई मसल्स अगर लंबे टाइम तक, जैसे कोई प्रॉब्लम हुई, जैसे GPS हो गया आपने को, तो लंबे टाइम तक कोई मसल्स अगर अनकंट्रोल्ड कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पा रही है, यानी कि वहाँ पर पेशेंट आपका बेड रिडन हो चुका है, मैसेज वहाँ पर नहीं पहुँच पा रहे हैं बराबर, तो आपको वहाँ पर देखने को मिलता है मेरे भाई प्लेसिड पैरालिसिस, जिसमें टोन कम हो जाती है, यानी कि एटोनिक, नो टोन इन मसल्स, ए रिफ्लेक्सिक, यानी कि उस मसल्स में कोई भी किसी भी प्रकार का रिफ्लेक्स प्रेजेंट नहीं है। 19 मिनट से 20 मिनट की क्लास हो चुकी है, और अभी तक आपने अगर क्लास को शेयर नहीं किया है तो कर दीजिएगा मेरे भाई, और जल्दी से
अप्रिशिएट कीजिएगा फटाफट से। मुश्किलें लाख आती हैं ज़िंदगी में, मुश्किलें लाख आती है ज़िंदगी में, लेकिन इनसे घबराना बिल्कुल भी नहीं है। भीड़ में खड़ा होना मकसद नहीं है मेरा मेरे भाई, बल्कि भीड़ जिसके लिए खड़ी हो वो बनना है मुझे। बिल्कुल मेरे भाई, आपने बिल्कुल सही पहचाना और बिल्कुल सही आप समझ रहे हो। अपन बात करेंगे मेरे भाई स्टेज ऑफ पैरालिसिस इन जीबीएस। स्टेज ऑफ पैरालिसिस इन जीबीएस पढ़ रहे हैं अपन मेरे भाई जीबीएस, गुलेन बार सिंड्रोम, गोलाबारी सिंड्रोम नहीं, गुलेन बार सिंड्रोम। अरे भूल तो नहीं गए, लंबी क्लास चल रही तो कि पढ़ क्या रहे हैं भाई। स्टेज ऑफ पैरालिसिस इन जीबीएस की बात करते हैं। आंधियों से कह दो अपनी औकात में रहें, यानी कि पूरी बात बता देता हूँ कि शाखा से टूट जाए वो पत्ते नहीं हैं हम। आंधियों से कह दो अपनी औकात में रहें। स्टेज फर्स्ट की बात करेंगे औकात में रहकर, हाँ ठीक है। स्टेज फर्स्ट की बात कर रहा हूँ मेरे भाई। स्टेज फर्स्ट में क्या होने वाला है ये बताने वाला हूँ डील करके आपको, ठीक है। चलो भाई, यहाँ पर जो पैरालिसिस होता है स्टेज फर्स्ट में, जो पैरालिसिस आपको देखने को मिलेगा वो पैरालिसिस होता है मेरे भाई किस हिसाब से होता है। पैरालिसिस मेरे भाई असेंडिंग लेवल पे होता है। कैसे होता है? असेंडिंग पैरालिसिस होता है यहाँ पर, ठीक है। कैसे होता है? असेंडिंग पैरालिसिस असेंडिंग पैटर्न में होता है, यानी कि असेंडिंग का मतलब होता है चढ़ता हुआ, चढ़ते क्रम में, ऊपर ऊपर चढ़ रहा है मेरे भाई, चढ़ते क्रम में यहाँ पर पैरालिसिस आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अपवर्ड फॉर 2 to 3 days। भाई पहली स्टेज में बात करी है अपन ने, पैरालिसिस होता है असेंडिंग पैटर्न में एंड मूव करता है ऊपर की तरफ, और ये 2 या 3 दिन तक प्रोसेस रहता है, 2 या 3 दिन तक लगातार ऐसा चलता है। अगली अगर इस सेकंड स्टेज की अपन बात करते हैं तो पैरालिसिस पिक्स हो जाता है मेरे भाई इस स्टेज में, ठीक है। पैरालिसिस पिक्स हो जाता है इस स्टेज में, एक पॉइंट पर जाकर पैरालिसिस पिक्स हो जाता है। जहाँ तक भी अब तक पहुँचा है ना पैरालिसिस, वहाँ पर जाकर ये एक पॉइंट पर जाकर रुक जाता है, स्टे हो जाता है, वहीं पे स्टे हो जाता है एक पॉइंट पर जाकर कुछ महीनों के लिए। कुछ महीनों के लिए यहाँ पर ये स्टे करता है, कुछ महीनों के लिए स्टे करता है, और पेशेंट को लगता है कि अपन ठीक हो गए, लेकिन यहाँ तक भी आदमी ठीक नहीं हो पाता है, क्योंकि ये भी काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन है। यहाँ से वापस भी रिवर्ट बैक हो सकता है पेशेंट, ठीक है, समझ रहे हो। अब लास्ट बट नॉट लीस्ट थर्ड स्टेज की बात करेंगे। इसमें पैरालिसिस डिक्रीज़ होने लगता है मेरे भाई। क्या होता है? पैरालिसिस डिक्रीज़ होने लगता है, कम होने लगता है, यानी कि इसको अपन बोल सकते हैं रिजोल्व होने लगता है। और ऊपर जहाँ तक भी चढ़ा है मेरे भाई, जहाँ तक भी पैरालिसिस ऊपर यानी कि असेंडिंग यानी कि असेंड हुआ था जहाँ तक, वहाँ से ये डिसेंडिंग पैटर्न में वापस देखने को मिलता है आपको इस स्टेज में, थर्ड स्टेज में आपको, ठीक है। पैरालिसिस डिक्रीज होता था, रिजोल्व इन डिसेंडिंग पैटर्न। क्या हो गया? पीछे आ गया, ढक गया। मिस्टर इंडिया आपको हटाना पड़ेगा। चलो कोई बात नहीं, दिख जाएगा, कोई दिक्कत। मिस्टर इंडिया नहीं हटेगा, झुकेगा नहीं साला। रिजॉल्विंग हो जाता है डिसेंडिंग पैटर्न में, ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात को। चल आगे बात करते हैं। अगर इन स्टेजेस में मेरे भाई, अगर इन स्टेजेस के बाद में बात करें अपन, तो अगर कार्डियोवास्कुलर सिस्टम अगर यहाँ पर इंक्लूड अगर हो जाता है, इसमें बाई चांस हो जाता है, इसमें अगर कार्डियोवास्कुलर इंक्लूड, तो मेरे भाई वहाँ पर कार्डियक डिसरिथमिया देखने को मिलता है आपको, ठीक है। कार्डियक डिसरिथमिया आपको देखने को मिलेगा उस स्टेज में। क्या देखने को मिलेगा? कार्डियक डिसरिथमिया आपको देखने को मिलेगा। समझ में आ रहा है कुछ? बता दो मुझे फटाफट से। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो कंप्लेन करें, फटाफट से बताएं मुझे, अपन उस चीज़ का भी सॉल्यूशन निकाल लेंगे वहाँ पर, ठीक है। कार्डियक डिसरिथमिया देखने को मिलेगा आपको वहाँ पर। क्या देखने को मिलेगा? कार्डियक डिसरिथमिया, ठीक है। अगली बात करें अपन इस बीमारी में भाई, अब इस बीमारी में बल्बार साइन देखने को मिलता है। एक इम्पोर्टेंट है, इसको इम्पोर्टेंट लगा लेना। बल्बार साइन देखने को मिलता है इस बीमारी में। क्या देखने को मिलता है? बल्बार साइन देखने को मिलता है, बल्बार साइन देखने को मिलता है, इम्पोर्टेंट लगा लेना इसको। बल्बार साइन की अगर अपन बात करते हैं, बल्बार साइन की अगर अपन बात करें भाई, इसमें ऑप्थेल्मोप्लेजिया होता है, ऑप्थेल्मोप्लेजिया होता है, एरिफ्लेक्सिया होता है और एटोनिया होता है। क्या क्या होता है? ऑप्थेल्मोप्लेजिया होता है, एरिफ्लेक्सिया हो जाता है पेशेंट, और वहाँ पर टोन ख़त्म हो जाती है मेरे भाई,
अब आप पूछोगे कि सर ऑप्थेल्मोप्लेजिया का मतलब क्या होता है। ऑप्थेल्मोप्लेजिया का मतलब बिल्कुल मैं बताऊंगा आपको, ऐसा नहीं है कि नहीं बताऊंगा मैं आपको, है ना। ऑप्थेल्मोप्लेजिया का मतलब होता है मेरे भाई पैरालिसिस ऑफ वन और मोर एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स। जो आई की मसल्स होती है, एक्स्ट्रा ऑक्यूलर जो मसल्स होती है मेरे भाई, उनका जो कंट्रोल होता है, कंट्रोल मूवमेंट जो होता है, कंट्रोल द आई मूवमेंट जो होता है, उस एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स का पैरालिसिस होने की वजह से मेरे भाई कंट्रोल ख़त्म हो जाता है वहाँ पर। किसका? एक्स्ट्रा ओकुलर मसल्स का पैरालिसिस होने की वजह से एक से अधिक एक्स्ट्रा ओकुलर मसल्स का पैरालिसिस होने की वजह से आई का जो मूवमेंट होता है मेरे भाई, जो आई का जो मसल्स आई का मूवमेंट करवाती है, वो मूवमेंट वहाँ पर डिक्रीज, वहाँ पर अफेक्ट देखने को मिलता है, उसको ऑप्थेल्मोप्लेजिया बोलते हैं। एक्स्ट्रा ओकुलर मसल्स लिख के बता रहा हूँ मैं आपको, पैरालिसिस ऑफ वन और मोर एक्स्ट्रा ओकुलर मसल्स विच कंट्रोल द आई मूवमेंट, जो आई की आपकी मूवमेंट को कंट्रोल करती हैं, उनमें अफेक्ट देखने को बोलते हैं मेरे भाई ऑप्थेल्मोप्लेजिया। इसमें रिफ्लेक्सिया हो जाता है, पेशेंट में रिफ्लेक्स ख़त्म होने लगता है लगभग, है ना, और अटोनिया हो जाता है मेरे भाई। चलेगा, क्या प्रॉब्लम हुई? कोई बात नहीं, चलो, कोई दिक्कत नहीं है, होता रहता है, छोटे मोटे शहरों में बड़ी बड़ी बातें होती रहती। चलो, एटोनिया, रिफ्लेक्सिया देखने को मिलेगा यहाँ पर, एटोनिया देखने को मिलेगा, है ना, एटोनिया यहाँ पर देखने को मिलेगा। टोन ख़त्म हो जाएगी वहाँ पर आप इसकी, है ना, टोन ख़त्म हो जाती है। अगला मेरे भाई अगर अपन बात करें अपन, तो यहाँ पर जो बाउल एंड ब्लैडर जो देखने को मिलता है वो न्यूरोजेनिक कंडीशन में चला जाता है। जो बाउल एंड ब्लैडर होता है मेरे भाई, वो न्यूरोजेनिक कंडीशन में चला जाता है। अब आप पूछोगे कि क्या न्यूरोजेनिक कंडीशन होती है भाई? अगर प्रॉब्लम होती है यूरिनेशन में तो उसको बोलते हैं न्यूरोजेनिक ब्लैडर, और प्रॉब्लम होती है मेरे भाई डिफिकेशन में तो उसको बोलते हैं मेरे भाई न्यूरोजेनिक बाउल, है ना। न्यूरोजेनिक बाउल एंड ब्लैडर की कंडीशन देखने को मिलती है, दोनों मैंने आपको बताया। यूरिनेशन में अगर प्रॉब्लम होती है तो उसको बोलते हैं मेरे भाई न्यूरोजेनिक ब्लैडर, डिफिकेशन में प्रॉब्लम होती है तो उसको बोलते हैं मेरे भाई न्यूरोजेनिक बाउल। डायग्नोसिस की बात करेंगे, हिस्ट्री कलेक्शन और फिजिकल एग्जामिनेशन कर लेंगे, सीटी एमआरआई पे जाएंगे। न्यूरोजेनिक ब्लैडर का एक्चुअली मीनिंग मेरे भाई होता है लॉस ऑफ नॉर्मल ब्लैडर कंट्रोल ड्यू टू नर्व डैमेज। कोई नर्व अगर डैमेज हो जाती है तो वहाँ का नॉर्मल जो ब्लैडर कंट्रोल होता है वो दिक्कत आ जाती है उसमें, ठीक है, जो स्पेशली अपने स्पाइनल कॉर्ड इंजरी में देखने को मिलेगा, अबो और बिलो S2 और S4 इन कंडीशन में देखने को मिलता है। चलेगा, फटाफट से डील करेंगे। सीटी एमआरआई, CSF एनालिसिस करेंगे मेरे भाई, CSF सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड का एनालिसिस करेंगे, CSF विद, अब उसमें कंडीशन देखने को मिलती है मेरे भाई CSF में, यहाँ पर आपका एलिवेटेड प्रोटीन देखने को मिलता है। आपको क्या देखने को मिलता है? एलिवेटेड प्रोटीन देखने को मिलेगा, जिसमें नॉर्मल तो WBC काउंट होता है, एल्ब्यूमिनोसाइटोलॉजिक डिसोसिएशन बोलते हैं इसको, और नॉर्मल WBC काउंट जो होता है हमारे भाई, इनको ये जो होता है ये ब्राइटन क्राइटेरिया में आता है, ठीक है। किस में आता है? ब्राइटन क्राइटेरिया में। कुछ वर्ड लिखवा नहीं रहा हूँ तो ध्यान से सुन लीजिएगा, काफ़ी काम के वर्ड है। अरे टॉपिक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बता दो फटाफट से मेरे भाई। सफलता के लिए किसी भी खास समय का इंतज़ार मत करो, बल्कि अपने हर समय को खास बना लो। बिल्कुल, चलेगा, डील करके बता देते हैं। नॉर्मल WBC काउंट होता है जिसको एक तो एलिवेटेड प्रोटीन देखने को मिलता है, नॉर्मल WBC काउंट देखने को मिलता है, इनको मिलाकर एल्ब्यूमिनोसाइटोलॉजिक डिसोसिएशन बोलते हैं। और ये जो क्राइटेरिया होता है मेरे भाई, ये ब्राइटन क्राइटेरिया के अंदर आता है, ठीक है, ब्राइटन क्राइटेरिया के अंदर आता है। अगली बात करेंगे अपन ट्रीटमेंट के बारे में। किसके बारे में? ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे। डॉक्टर वाला पॉइंट आ गया मेरे भाई, डॉक्टर साहब वाला पॉइंट आ गया। बहुत दूर वक्त बहुत धारदार होता है, लेकिन जनाब कट तो जाता है मगर बहुत कुछ काटने के बाद कटता है। बिल्कुल समझ गए होंगे आप किसके लिए शायरी बोली है मैंने, डॉक्टर साहब के लिए बोली है ना। बिल्कुल, डॉक्टर साहब के लिए बढ़िया शायरी हो चुकी है। अपन बात करेंगे प्लाज्मा फेरेसिस मेरे भाई। प्लाज्मा फेरेसिस एक प्रोसीजर होता है जो डन होता है किसके माध्यम से? प्लाज्मा फेरेसिस मशीन के माध्यम से। एक प्लाज्मा फेरेसिस मशीन होती है, उसके माध्यम से अपन रक्त को यानी कि ब्लड को छानते हैं। छानने की प्रोसेस को मेरे भाई प्लाज्मा फेरेसिस कहा जाता है। इस
इसमें जो क्लाइंट का प्लाज्मा होता है वॉश आउट करते हैं अपन, और इसमें एंटीजन एंटीबॉडी को सेपरेटेड कर देते हैं अपन, ठीक है। जो रिएक्शन हो रही थी वहाँ पर ऑटो इम्यूनिटी की वजह से, फर्स्ट में अपन ने पढ़ा था, अरे भूल गए, याद करो फर्स्ट का वो लम्हा याद करो जब अपन ने जीपीएस की शुरुआत की थी। 29 मिनट 58 सेकंड हो चुके हैं, आपकी क्लास को 30 मिनट हो चुके हैं अब, ठीक है। आपको याद नहीं रहा हो तो याद दिला देता हूँ। ऑटो इम्यूनिटी की वजह से वहाँ पर जो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हो गया, आपका प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा था। यहाँ पर अपन प्लाज्मा फेरेसिस के माध्यम से उसको छान कर, और छानने के बाद एंटीजन एंटीबॉडी को अलग अलग कर देंगे, सेपरेट कर देंगे, प्लाज्मा वॉश आउट कर देंगे, है ना। समझ रहे हो बात को? तो लिख के बता दिया मैंने आपको, बाय यूजिंग मशीन, एक मशीन के माध्यम से क्लाइंट प्लाज्मा इज वॉश आउट, क्लाइंट प्लाज्मा इज वॉश आउट, client plasma is washed out and antigen and antibody is separated, antigen एंटीबॉडी सेपरेट कर देंगे, अलग अलग कर देंगे। ये दोनों दुश्मन है मेरे भाई, जब भी मिलते हैं जब कुछ ना कुछ लफड़ा करते हैं, है ना। जब भी मिलेंगे तब कुछ ना कुछ लफड़ा करेंगे। एंटीजन एंटीबॉडी मिलते हैं तो रिएक्शन करते ही हैं और कुछ ना कुछ लफड़ा करके जाते हैं। दोनों दुश्मन है, 36 का आंकड़ा है दोनों के बीच में, ठीक है। जैसे गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड लड़ जाते हैं कभी कभी, वैसे होते हैं, सेम टू सेम वैसी लड़ाई होती है इनके बीच में, ठीक है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, चलता रहेगा ये सब। तो IVIG ट्रीटमेंट में सेकंड बात करेंगे। IVIG यानी कि इंट्रावीनस इम्यूनोग्लोबुलिन देते हैं। यहाँ पर क्या देते हैं? IVIG इंट्रावीनस इम्यूनोग्लोबुलिन देते हैं यहाँ पर। जो क्या करता है मेरे भाई, इम्यूनोग्लोबुलिन जो होता है ये स्लो कर देता है और इनहिबिट कर देता है। क्या, किसको इनहिबिट करता है? धीमा कर देता है और रोक देता है मेरे भाई डिजीज़ की पैथोलॉजी को, यानी कि बीमारी होने के कारण को धीमा कर देता है। और ये रिलैप्स कर देता है बॉडी ओन एंटीबॉडी को, जो खुद की एंटीबॉडी खुद को ऑटो इम्यूनिटी की वजह से खुद एंटीबॉडी बना रही थी, खुद की बॉडी मेरे भाई उसको रिलैप्स कर देता है, यानी कि कम कर देता है। और जो होता है 1 से 5 दिन तक देते हैं, 4 ग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से अपन इसको देते हैं, ठीक है। इंट्रावीनस इम्यूनोग्लोबुलिन देते हैं गिवन टू क्लाइंट विच स्लो और इनहिबिट डिजीज पैथोलॉजी। डिजीज और उसके पैथोलॉजी को धीमा कर देता है। क्या करता है? अब ये रिलैप्स कर देता है पैथोलॉजी, इट रिलैप्स बॉडी ओवन एंटीबॉडी, खुद की एंटीबॉडी जो होती है मेरे भाई उसको रिप्लेस कर देता है। रिलैप्स नहीं है मेरे भाई, रिप्लेस है ना। रिप्लेस कर देता है खुद की एंटीबॉडी को, जो खुद की बॉडी की एंटीबॉडी होती है रिप्लेस कर देता है उसको, है ना। ये 1 से 5 दिन तक दिया जाता है। चलिए लिख देता हूँ फटाफट से। इट रिप्लेस बॉडी ओवन एंटीबॉडी, है ना। इट रिप्लेस ओवन एंटीबॉडी 1 से 5 दिन तक दिया जाता है। 1 से 5 दिन तक दिया जाता है। कैसे दिया जाता है? 4 ग्राम पर केजी पर बॉडी वेट के हिसाब से इसको दिया जाता है, ठीक है। 4 ग्राम पर केजी पर बॉडी वेट के हिसाब से इसको दिया जाता है। भाई पेशेंट को एक्सरसाइज करवाएंगे अपन, है ना, पैसिव रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज, जो धीमी धीमी एक्सरसाइज होती है, ज़्यादा जोर नहीं लगाना है, ना वेट लेना है किसी भी प्रकार का। पैसिव रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज पेशेंट को करवानी है, सजेस्ट नहीं करना है, वो खुद नहीं कर पाएगा क्योंकि उसके हाथ पैर वैसे ही काम नहीं कर रहे हैं, है ना। इधर उधर गिर जाएगा, माथा फूट जाएगा तो तुम्हारे माथे आएगा वो, समझ लो। तो चलें आगे बढ़ें। अरे जिंदा होने की प्रेजेंस दे दो यार, कुछ तो बोल दो मेरे भाई। क्लास को लाइक शेयर कर दो। अगली बात करेंगे एंटीवायरल। क्लास को लाइक शेयर कर दो वरना एंटीवायरल दे दूंगा मैं तुम्हें, ठीक है। एंटीवायरल की बात करेंगे। ये ड्रग जो होती है मेरे भाई अगेंस्ट वायरस के अगेंस्ट इसको यूज़ किया जाता है, जिसको एसाइक्लोवीर बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल एसाइक्लोवीर होता है। क्या होता है? एसाइक्लोवीर इसका एग्जाम्पल होता है, ठीक है। एसाइक्लोवीर इसका एग्जाम्पल होता है वायरस के अगेंस्ट। जो वायरस अपन ने पढ़े थे ना, शुरू में बताया था मैंने आपको, भूल गए क्या? एआरसीना पेस्टिस हो गया, है ना, साल्मोनेला टाइफी हो गई, ये सब, ठीक है। रोटा वायरस हो गया, रोटा वायरस हो गया, सिगेला हो गया, कॉम्पेलोबैक्टर जेजिनोम हो गया, है ना।
पढ़े थे ना, इनके खिलाफ देते हैं अपन इनको ना। कॉम्प्लिकेशन क्या होता है मेरे भाई इसका, अक्यूट रेस्पिरेटरी फेलियर करवाता है ना। कॉम्प्लिकेशन क्या होता है, अक्यूट रेस्पिरेटरी फेलियर करवाता है। और अक्यूट रेस्पिरेटरी फेलियर का भी ट्रीटमेंट अगर अपन बात करें तो मेरे भाई आपका वेंटिलेटर जो है आईसीयू का, वो स्टैंड मोड पर अवेलेबल होना चाहिए आपके बेड साइड पे, है ना। यानी कि अप टू डेट पहले से उसकी सेटिंग कंप्लीट करके, उसकी सेटिंग का मतलब वो है उसके जो फंक्शन वगैरह है सेट करके, वो मत कहना नालाई को ये मत समझ लेना उसकी सेटिंग, वेंटिलेटर की सेटिंग नहीं होती कोई भी, है ना। सेटिंग तो तुम्हारी होती है। वेंटिलेटर शुड बी अवेलेबल एट स्टैंड बाई मोड एट बेड साइड, आपके बेड साइड में उसको स्टैंड बाई मोड पर रखना है, यानी कि उसकी सेटिंग कंप्लीट करके आपको खड़ा कर देना है वहाँ पर। जब भी इमरजेंसी में ज़रूरत पड़ेगी आपको वह यूज़ लेना है, ठीक है। नर्सिंग केयर भाई अपना काम आ चुका है। नर्सिंग केयर की बात करेंगे, लास्ट एंड फाइनल नर्सिंग केयर की बात करेंगे। नर्सिंग केयर क्या होती है, नर्सिंग केयर अपना काम आ गया, अपनी बात करेंगे। डॉक्टर साहब का काम कर दिया अपन ने, अब अपना काम करेंगे। सारा काम अपन ही करते हैं भाई, नर्सिंग वाले मज़े ले रहे हैं। चलो जीबीएस भाई एक अक्यूट बट टेम्परेरी डिजीज़ होती है, कुछ समय के लिए डिजीज़ होती है। अगर अपन इसको क्योर कर पाते हैं तो ठीक है, वरना ये लंबा भी जा सकता है। लेकिन फ़िलहाल अपन बात यही करेंगे कि डिजीज़ एक जीबीएस जो होता है एक अक्यूट होती है बट टेम्परेरी डिजीज़ होती है ना। सॉरी, एक टेम्परेरी डिजीज़ होती है। क्या होती है, टेम्परेरी डिजीज़ होती है। इसमें मॉनिटर करना है मेरे भाई, सबसे पहली मोस्ट इम्पोर्टेंट रेस्पिरेटरी स्टेटस को अपने को तवज्जो देनी है ना। सबसे पहले रेस्पिरेटरी स्टेटस को ही तवज्जो देनी है, उसी पे ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ पर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में जा सकता है पेशेंट, है ना। साइन अपने को देखना है, साइन ऑफ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, ठीक है। साइन ऑफ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस पे अपने को ज़्यादा ध्यान देना है। और अगली बात करें तो अपने को इंश्योर करना है, जैसे ही अपन ड्यूटी पे चढ़ेंगे मेरे भाई, पेशेंट को देखेंगे, अगले स्टाफ से ओवर लिया अपन ने, अगले स्टाफ से ओवर लेते ही सबसे पहले जीबीएस के पेशेंट के पास में सबसे पहले अपने को एक ही चीज़ करना है, अवेलेबिलिटी करनी है वेंटिलेटर की, इंश्योर करना है बेड साइड पे है या नहीं है ना। बेड साइड पे वेंटिलेटर अवेलेबल है या नहीं है, ये अपन इंश्योर करेंगे, प्रोवाइड करेंगे मेरे भाई वेंटिलेटर एट बेड साइड, वेंटिलेटर एट बेड साइड प्रोवाइड करेंगे। पैसिव रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज जो मैंने आपको बता दिया है, पैसिव रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज करेंगे, पेशेंट को करवाएंगे। और मेरे भाई पेशेंट का सबसे इम्पोर्टेंट बात बताता हूँ, 2 हावरली पोजीशन चेंज करनी है पेशेंट की, है ना। लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, 2 हावरली आपको पोजीशन चेंज करनी है, ठीक है। प्रोवाइड पैसिव रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज, और अपने को चेंज करनी है मेरे भाई, पोजीशन चेंज करनी है एवरी 2 हावरली पोजीशन चेंज करनी है। क्यों करनी है, क्योंकि उस पेशेंट में लंबे टाइम तक एक ही जगह पे पड़ा रहेगा भाई वो, तो उसमें रिस्क हो जाती है बेड सोर की। जो बोनी प्रोमिनेंट एरिया है वो फ्रिक्शन होगा उन पे, और फ्रिक्शन होते ही मेरे भाई वहाँ पर बेड सोर के सिम्टम आपको देखने को मिलेंगे। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए, बेड सोर को प्रिवेंट करने के लिए 2 हावरली पोजीशन चेंज करनी है। ये आपका टॉपिक हुआ मेरे भाई स्वाहा, और मैंने आपका जीबीएस कंप्लीट कर दिया है, ठीक है। अब अपन बात करेंगे मेरे भाई जीबीएस के ऊपर कुछ क्वेश्चन के बारे में, चलेगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, फटाफट से डील करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू स्टेटमेंट रिगार्डिंग जीबीएस, फटाफट से आंसर करेंगे मेरे भाई, जल्दी से जल्दी फटाफट से। क्वेश्चन सीरीज में आ चुके हैं, मैंने टॉपिक पढ़ा दिया है भाई, एक भी गलती मत करना आप, है ना, एक भी गलत नहीं करेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू स्टेटमेंट रिगार्डिंग जीबीएस, बता दो भाई फटाफट। ऑटो इम्यूनिटी प्ले अ रोल इन द पैथोजेनेसिस ऑफ डिजीज, आपको ट्रू स्टेटमेंट, सही स्टेटमेंट का चयन करना है। ऑटो इम्यूनिटी प्ले अ रोल इन द पैथोजेनेसिस ऑफ द डिजीज। अगला ऑप्शन है फीमेल आर एट स्लाइटली हायर रिस्क फॉर जीबीएस देन मेल, भाई साहब इन वेस्टर्न कंट्री चिल्ड्रन आर मोर फ्रिक्वेंटली अफेक्टेड देन अडल्ट, ये गलत ऑप्शन है। ऑल ऑफ द अब तो होगा नहीं इसका आंसर। अब आप बता दो फटाफट से क्या आंसर रहने वाला है, जल्दी बताओ फटाफट, जल्दी बताओ मेरे भाई हो, जल्दी फटाफट से आंसर देंगे जल्दी से, थोड़ा सा टाइम दूंगा आपको, फिर मैं आंसर बताने वाला हूँ गलत ऑप्शन चुनना है मेरे भाई। ऑटो इम्यूनिटी प्ले अ रोल इन द पैथोजन ऑफ द डिजीज, ऑटो
ऑटो इम्यूनिटी प्ले अ रोल इन द पैथोजेनेसिस ऑफ द डिजीज़। ये इसका ट्रू स्टेटमेंट है मेरे भाई, ट्रू पूछा है उसने, गलत नहीं पूछा है ना। समझ में आया? ट्रू स्टेटमेंट पूछा था, ऑटो इम्यूनिटी प्ले ए रोल इन द पैथोजेनेसिस, यानी कि बीमारी होने का कारण मेरे भाई ऑटो इम्यूनिटी होती है, जो मैंने आपको बता दिया, वायरल हो गया, बैक्टीरिया हो गया, पैथोजेनेसिटी जो होती है ना, ऑटो इम्यूनिटी की वजह से यहाँ पर देखने को मिलता है। ऑप्शन ए एक्सप्लेन कर देता हूँ, ऑप्शन ए आंसर से रहने वाला है, और एक्सप्लेन करके बता देता हूँ आपको, वरना आप कहोगे वैसे तो मैंने पूरा टॉपिक ही लपेट दिया, पूरा टॉपिक कंप्लीट कर दिया, आपके क्या ही रेशनल दूंगा आप में, है ना। अब आपको ये आंसर बताना चाहिए हालांकि, लेकिन फिर भी बता देता हूँ। ऑटो इम्यून एक रोल प्ले करता है मेरे भाई इन पैथोजेनेसिस ऑफ द डिजीज़, जो बीमारी होने के कारण है बॉडी में ऑटो इम्यूनिटी की वजह से एंटीजन एंटीबॉडी का रिएक्शन हो जाता है, और उसकी वजह से और भी कारण है, ऑटो खुद की ओन बॉडी बनाती है वो, तो और भी कारण होते हैं हालांकि, है ना। ट्रू स्टेटमेंट है। जीबीएस के अंदर अगर बात करते हैं अपन, तो मैंने आपको बताया था कि जीबीएस एक इम्यून जीबीएस जो होता है मेरे भाई एक इम्यून मीडिएटेड होता है। क्या होता है? इम्यून मीडिएटेड होता है, इम्यून मीडिएटेड डिसऑर्डर होता है, जो बताया था मैंने आपको कि इम्यूनिटी की वजह से हो सकता है, यानी कि ऑटो इम्यूनिटी की वजह से हो सकता है। अब इसमें होता क्या है मेरे भाई, ऑप्टन ट्रिगर्ड, ये ट्रिगर्ड होता है किसके माध्यम से? ट्रिगर्ड होता है बाई इन्फेक्शन। किसके माध्यम से ट्रिगर्ड होता है मेरे भाई? इन्फेक्शन। एग्जाम्पल बताया था मैंने आपको, याद है आपको? कैम्पाइलोबैक्टर जेजुनी बताया था ना। अरे भूल गए भाई आप, बता दो भैया, भूल गए तो बताया था मैंने, कैम्पाइलोबैक्टर जेजुनी फ्रॉम कंटामिनेटेड फूड। याद आया कुछ? अच्छे से डील किया अपन ने क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन का राइट ऑप्शन मैंने बता दिया आपको, ऑटो इम्यूनिटी प्ले रोल करेगी। अच्छा, फीमेल आर स्लाइटली हायर रिस्क फॉर मेल जीबीएस। भाई ये गलत स्टेटमेंट है, गलत स्टेटमेंट है, ठीक है, गलत स्टेटमेंट है। क्यों है ये सुनो, क्यों है ये सुनो। मेल में ज़्यादा होता है, मेल मोर होता है ना, मेल में ज़्यादा होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना बात को। शायद ये भी बताया होगा मैंने, नहीं बताया तो नहीं बताया तो लिख लो, नहीं बताया तो लिख लेना, चलिए नहीं बताया तो लिख लेना। सी ऑप्शन का भाई, अडल्ट में चिल्ड्रन आर मोर फ्रिक्वेंटली अफेक्टेड देन अडल्ट। भाई अडल्ट मोर अफेक्टेड होते हैं, इसमें चिल्ड्रन अफेक्टेड कम होते हैं, ठीक है, चिल्ड्रन कम होते हैं। ये भी फॉल्स स्टेटमेंट और ऑल ऑफ द अबव तो होगा नहीं। चलो अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन चलेगा। मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फॉल्स स्टेटमेंट रिगार्डिंग जीबीएस। वहाँ पर ट्रू पूछा था, यहाँ पर फॉल्स स्टेटमेंट आपसे जानने की कोशिश कर रहा है क्वेश्चन। फॉल्स स्टेटमेंट है ये भाई, ट्रू, फॉल्स, एक्सेप्ट और एस्पेक्ट, ये ऐसे वर्ड हैं जो दिमाग में घुसते नहीं है इतनी आसानी से एकदम से। It is characterized by rapidly involving a reflexive motor paralysis without sensory disturbance. The classical pattern descending paralysis. The legs are typically more affected than arm. चलेगा। Facial diaphyresis is present 50% of affected individual. ये आपके सामने 4 ऑप्शन है, अब आप बताओ आंसर क्या रहने वाला है। आपसे फॉल्स स्टेटमेंट पूछा है उसने, कैरेक्टराइज बाय इवॉल्विंग अ रिफ्लेक्सिव मोटर पैरालिसिस विद और विदाउट सेंसरी डिस्टर्बेंस। मेरे भाई फॉल्स स्टेटमेंट आपसे पूछा है, तो फॉल्स स्टेटमेंट का मतलब होता क्या है कि गलत का चयन आपको करना है इसमें, ठीक है, गलत बात का चयन आपको करना है। ये पहला नंबर का तो होगा मेरे भाई, ये नहीं होगा। इसमें क्लासिकल पैटर्न डिसेंडिंग नहीं होता मेरे भाई, इसमें असेंडिंग होता है, ठीक है, असेंडिंग पैटर्न होता है इसमें। कैसा पैटर्न होता है?
असेंडिंग पैटर्न होता है इसमें, किसमें, जीबीएस में, नीचे से ऊपर की ओर चढ़ता है। द लेग्स आर टिपिकली मोर अफेक्टेड देन आर्म। भाई नीचे से चढ़ेगा तो सबसे पहले लेग्स ही अफेक्ट होंगे, सीधी सी बात है। असेंडिंग पैरालिसिस हो रहा है तो नीचे से चढ़ेगा तो ऊपर की ओर जाएगा, तो धीरे धीरे ऊपर जाएगा, हो सकता है ऊपर तक पहुँचे ही नहीं, आर्म तक पहुँचे ही नहीं, तो सबसे ज़्यादा लेग्स ही आर अफेक्टेड होते हैं, है ना। असेंडिंग स्टार्ट फ्रॉम लेग्स टू मूव अपवर्ड, है ना, ऊपर की तरफ जाता है ये, ठीक है। फेशियल ये तो होगा, ए भी होगा और सी भी होगा मेरे भाई, बी नहीं होगा, तो आपका करेक्ट आंसर इज बी ऑप्शन। करेक्ट आंसर दिस क्वेश्चन इज बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू स्टेटमेंट रिगार्डिंग जीबीएस। चलो बताओ आंसर। विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग, फिर से नॉट ट्रू पूछा है, ध्यान से देखिए ना। नॉट ट्रू रिगार्डिंग जीबीएस। Fever, constitutional symptom are usually present at the onset. Deep tendon reflex attenuate or disappear within the first few days on onset, है ना। Sensory function subserved by large sensory fiber are severely affected, और लास्ट ऑप्शन है once clinical worsening stop and the patient reach palliative almost always within 4 week of onset. Further progression is unlikely. बताओ भाई आंसर क्या होगा। नॉट ट्रू पूछा है, क्या आंसर होगा बताओ। नॉट ट्रू मेरे भाई, नॉट ट्रू पूछा है तो ये तो होगा, सी भी होगा। सेंसरी फंक्शन सबसर्व बाय लार्ज सेंसरी फाइबर आर सीवियरली अफेक्टेड होगा। डीप टेंडन ये भी होगा, और ए नंबर ऑप्शन नहीं होगा मेरे भाई। फीवर कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम आर यूजुअली प्रेजेंट एट द ऑनसेट। भाई बुखार का कोई रोल नहीं होता यहाँ पर, ठीक है। बुखार का कोई रोल नहीं होता यहाँ पर, बुखार का कोई रोल नहीं होता यहाँ पर, ठीक। चलो इसको बता देता हूँ मैं एक बार डील करके। ए ऑप्शन का एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं एक बार अपन, चलेगा। अरे मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा मेरे भाई। फीवर एंड कॉन्स्टिट्यूशनल symptom are usually present at the onset। अब आप बोलोगे सर आपने तो वही ऑप्शन वापस लिख दिया यहाँ जैसा क्या समझाना चाहते हो भाई। रुको ज़रा सब्र करो। ऑनसेट भाई ये फॉल्स स्टेटमेंट है, यही समझाना चाह रहा हूँ आपको मैं। फॉल्स स्टेटमेंट है कि सर वहीं लिख देते, नहीं भाई यहीं लिखूँगा मैं, तो मेरी मर्जी। इन जीबीएस अब बताऊँगा मैं आपको काम की चीज़। इन जीबीएस फीवर टिपिकली एब्सेंट होता है मेरे भाई, है ना। ये काम की चीज़ बताने वाला था मैं आपको। जीबीएस के अंदर फीवर टिपिकली एब्सेंट होता है एट ऑनसेट, जब ये होता है ना बीमारी, होने को हुई है, आज हुई है तो आज बुखार नहीं आएगा, है ना। इफ़ प्रेजेंट, अगर प्रेजेंट है, काम की चीज़ अब बता रहा हूँ। अगर प्रेजेंट है देन, अगर प्रेजेंट आपको मिलता है बुखार तो आपको क्या करना है, देन थिंक करना है मेरे भाई, सोचना है अबाउट अल्टरनेटिव डायग्नोसिस के बारे में, ठीक है। अगर टिपिकली नॉर्मली होता नहीं है, एब्सेंट होता है जब बीमारी होती है, लेकिन अगर आपको देखने को मिलता है तो आपको सोचना है अल्टरनेटिव डायग्नोसिस के बारे में। जैसे कि पोलियोमाइलाइटिस हो गया, पोलियोमाइलाइटिस में भी मेरे भाई पैरालिसिस होता है टाइप 3, जिसका वेरिएंट होता है सबसे खतरनाक होता है मेरे भाई, है ना। पोलियोमाइलाइटिस या फिर माइलाइटिस में हो सकता है ऐसा, नॉर्मली आपके जीबीएस में देखने को नहीं मिलेगा। अगला क्वेश्चन डील करेंगे भाई। अगला क्वेश्चन आपके लिए होगा, अगला क्वेश्चन आपके लिए रहने वाला है, आप डील करने वाले हो उसको, ठीक है। क्लास को लाइक एंड शेयर कर देना फटाफट से, अच्छे से सभी को, दोस्तों को शेयर कर देना। लास्ट ऑप्शन के बारे में बता देता हूँ आपको।
कंटिन्यू प्रोग्रेशन देखने को मिलता है मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है, कंटिन्यू प्रोग्रेशन देखने को मिलता है किसका, कंटिन्यू प्रोग्रेशन देखने को मिलता है बियॉन्ड 4 वीक, है ना, 4 सप्ताह से लेके 4 सप्ताह, सजेस्ट CIDP बताया था मैंने, CIDP नहीं है, AIDP है, CIDP नहीं, AIDP, नॉट GPS। चलेगा, अगला क्वेश्चन डील करेंगे आप। अगला क्वेश्चन, अब आप ये जो रिमेनिंग क्वेश्चन है मेरे भाई आपके लिए है, मैं नहीं बताऊंगा, होमवर्क में आपके है ना। क्लाइंट, a nurse on medical surgical unit caring for a client with wound infection, which intervention is example of how informatics directly apply to the nursing role। भाई क्वेश्चन बहुत शानदार है, आपको इसको डील करना है, आपके लिए होमवर्क है, HW लिख देता हूँ मैं इस पर, है ना, आपके लिए घर के लिए होमवर्क है, क्वेश्चन डील करेंगे आप। Performing sterile dressing change, assisting the client with chlorhexidine glucose bathing, verify the client allergic in their electrolyte, इसको तो करवा देता हूँ मैं, आगे के क्वेश्चन आप डील कर लेना फिर, है ना, इसको करवा देता हूँ मैं, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन, टीचिंग द क्लाइंट टू परफॉर्म अ ड्रेसिंग चेंज। अब आपको 4 ऑप्शन में से बेस्ट ऑप्शन चुनना है, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर बेस्ट रहने वाला है। परफॉर्म स्टेराइल ड्रेसिंग चेंज, मेरे भाई क्वेश्चन समझ में आया आपको? क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि एक नर्स है मेडिकल सर्जिकल यूनिट में, केयर कर रही है एक क्लाइंट ओन इन्फेक्शन, है ना, विच इंटरवेंशन इज एन एग्जाम्पल हाउ इन्फॉर्मेटिक डायरेक्टली अप्लाई टू द नर्सिंग रोल। आपको उन इन्फेक्शन के केस में कौन सा इंटरवेंशन डायरेक्टली इन्फॉर्मेटिक आपको दिख रहा है कि डायरेक्टली आप उसको अप्लाई कर पाते हैं। परफॉर्म अ स्टेराइल ड्रेसिंग चेंज, इसके बारे में बताऊं आपको मैं, इसके बारे में अगर मैं बताऊं आपको तो क्लिनिकल स्किल में ये आता है मेरे भाई, है ना, परफॉर्मिंग अ स्टेराइल ड्रेसिंग क्लिनिकल स्किल में आता है, नॉट इन्फॉर्मेटिक में, है ना, नॉट इन्फॉर्मेटिक में, यानी कि इससे किसी प्रकार के आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है। असिस्टिंग द क्लाइंट विद क्लोरहेक्सिडिन ग्लूकोनेट, यानी कि CHG बाथिंग। भाई साहब बताओ, इसके बारे में भी बता देता हूँ आपको मैं, इसके बारे में बता देता हूँ। नोट भरे मरे भाई, कौन सी बाथिंग करवाओगे यहाँ पर तुम, नॉट इन्फॉर्मेटिक, ये इन्फॉर्मेटिक नहीं है, ये भी नहीं है। अगली बात बताओ, वेरीफाई करो क्लाइंट को एलर्जी इन देयर इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड प्रायर टू एंटीबायोटिक एडमिनिस्ट्रेशन। अच्छा भाई साहब, भैया बता दो, डायरेक्ट यूज़ करो, डायरेक्ट यूज़ ऑफ हेल्थ, डायरेक्ट यूज़ करना है आपको हेल्थ इंफॉर्मेशन का, डायरेक्ट यूज़ करना है आपको हेल्थ इंफॉर्मेशन का, ठीक है, डायरेक्ट यूज़ करना है आपको हेल्थ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, यहाँ पर चलेगा। टेक्नोलॉजी टू इंश्योर करना है पेशेंट को सेफ्टी के लिए, है ना, डायरेक्ट टीचिंग हेल्थ टीचिंग इन्फॉर्म करना है, टेक्नोलॉजी यूज़ करनी है, इंश्योर करना है पेशेंट सेफ्टी को, है ना। अगला बताओ, लास्ट ऑप्शन, लास्ट बट नॉट लीस्ट, टीचिंग द क्लाइंट परफॉर्म अ ड्रेसिंग चेंज। वाह क्या बात है, कितना शानदार क्वेश्चन आपके सामने आया है और आप सभी ने गलत किया है, ये भी गलत है मेरे भाई, ठीक है। आप सोच रहे होंगे कि डी ऑप्शन देंगे सर मेरे भाई आंसर होगा इसका, करेक्ट आंसर इज C, है ना, C आंसर रहने वाला है इसका आंसर करेक्ट। एनक्लेक्स के क्वेश्चन है ये, फाकड़े उछल गए एनक्लेक्स के क्वेश्चन है मेरे भाई, एनक्लेक्स के क्वेश्चन है, करेक्ट आंसर आपका C जाने वाला है, करेक्ट आंसर आपका C जाने वाला है।
कोई बात नहीं, सब धीरे धीरे सब समझ में आएगा। ये क्वेश्चन आपके लिए रहने वाले हैं, है ना। अगले जितने भी क्वेश्चन हैं, आगे जितने भी क्वेश्चन हैं इसमें ये आपके लिए रहने वाले हैं। ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, आपको करना है और कमेंट बॉक्स में लास्ट में, कमेंट के लास्ट में, कमेंट में डालना है, वीडियो के लास्ट में, क्लास के लास्ट में वीडियो में डालना है ना। वीडियो के लास्ट में कमेंट बॉक्स में डालना है। अरे बताओ भाई कैसा लगा, मज़ा आया, मज़ा आया कि नहीं आया। हर एक शीशा पत्थर से टूट जाता है, ऐसा शीशा तलाश कर जो पत्थर को तोड़ दे। मुश्किल के घड़ियों में खुद को संभाल, इतना हौसला देखकर तेरा मुश्किल आना ही छोड़ दे। बिल्कुल, आपने आज लास्ट तक मेरे साथ बने रहें आप। होमवर्क मैंने आपको दे दिया है, ये क्वेश्चन आपको घर पे डील करने हैं। ये भी HW है, इसके ऊपर वाला क्वेश्चन भी HW में है ना। मैंने कुछ क्वेश्चन डील करवाया आपको, समय की सीमाएं कम है। ये क्वेश्चन मैंने आपको HW में दे दिए हैं। अरे बताओ भाई क्लास कैसी लगी, अब आप मुझे बताने वाले हो क्लास कैसी लगी। फटाफट से जल्दी से डील करेंगे। ये होमवर्क है, ठीक है, ये होमवर्क था आपका। और अब आप मुझे बताने वाले हो कि क्लास कैसी लगी है। अपन समाप्ति चाहेंगे, बता दो कष्टों में क्यों हो मेरे भाई, कष्टों में मत रहा करो। कष्टों में इतनी ताकत होती है कि वो हमें मजबूर से मजबूत बना देते हैं, मजबूर से मजबूत बना देते हैं। यानी कि प्रॉब्लम्स लाइफ में आती है मेरे भाई, प्रॉब्लम्स का आना पार्ट ऑफ लाइफ है और उनको मुँह तोड़ो जवाब देना आर्ट ऑफ लाइफ है। बिल्कुल, आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बताना है। और जो तूफानों में पलते जा रहे हैं भाई, दुनिया बदलते जा रहे हैं, बिल्कुल अपन तूफानों में पलते जा रहे हैं और पीक लेवल पर चल रहा है अपने स्टडी पॉइंट। अभी प्रेजेंट में पीक लेवल पर चल रहा है, क्योंकि नौसेट माथे पे बैठ के डांस कर रहा है और RRB आपके सामने खड़ी होकर आपको बुला रही है, आजा 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 मेरे भाई आजा। मैं आ चुकी हूँ, आजा। RRB में आपको बैठना है तो नॉन नर्सिंग पे अच्छे से ध्यान देना मेरे भाई, क्योंकि नॉन नर्सिंग का पार्ट वहाँ पर काफ़ी लंबा चौड़ा है, ठीक है। क्लास को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। यहीं पर समय की सीमाएं समाप्त होती हैं आज के लिए। अभी के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे। और क्लास को अप्रिशिएट करना ना भूलें। जो सुबह की क्वेश्चन ऑफ द डे सीरीज चलती आ रही है आपके सामने, उसको भी अप्रिशिएट किया करो भाई, सभी को शेयर कर दिया करो। हौसलों के तर्कस में कोशिशों का वह तीर जिंदा रखो, हार जाओ चाहे जिंदगी में सब कुछ फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रखो। जी हाँ, अभी के लिए इतना ही मेरे भाइयों। अगली नेक्स्ट वीडियो में अपन ट्राई करेंगे। अपन ने आज ट्राई किया, इस भाई का मुँह ऐसा बना हुआ था तो अपन ने इसको बहुत अच्छा बनाया। टॉपिक काफ़ी अच्छा रहा है आज का, अपन ने क्वेश्चन भी डील किए हैं और अप टू डेट फर्स्ट से लेके लास्ट तक टॉपिक को अच्छे से डील किया है अपन ने, बिल्कुल बेहद शानदार तरीके से। मैंने आपको जीत वाली तैयारी के साथ में कुछ क्वेश्चन भी करवाए हैं और थ्योरी प्लस MCQ जो इस बैनर में आपको जो थंबनेल में लिखा हुआ था वो वादा मैंने दोहरानी है, बिल्कुल करवाया है मैंने। तो इसी समय की सीमाएँ आज बिल्कुल समाप्त होती हैं यहीं पर। तो इसी प्रकार से बने रहें हमारे साथ, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और पढ़ते रहें। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, है ना। किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी हमारी, ठीक है। मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर हैं हम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। शक्ति अपने शब्दों में रखो, अपनी आवाज़ में नहीं, क्योंकि फसल बारिश से अच्छी होती है बाढ़ से नहीं, ठीक है। बात बहुत गहरी है, अच्छे से समझ लेना इस बात को, ठीक है। तो हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और बने रहें इसी प्रकार से हमारे साथ, और पढ़ते रहें इसी प्रकार से, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय श्री महाकाल, टेक केयर, लव यू टू ऑल।